Welcome to Common Mind. So today we are going to do the second part of the first paper of 2018 Elementary Mathematics CDS paper. Okay, and the series booklet is a time allotted is 2 hours. Maximum marks are 100. All the instructions we have been already told in the previous papers. ओके गो थ्रू ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. अगर आप एक बार एग्जाम सेंटर में बैठे हैं तो वहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस के साथ गो थ्रू हो जाइए, एक बार अच्छे से देख लीजिए. एंड बाकी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51. तो ये हमारा क्वेश्चन 51 है. इट सेज दैट अ पाई चार्ट इज ड्रॉन फॉर द फॉलोइंग डाटा. हमारे पास इतना ये डेटा है और इसका पाई चार्ट बना हुआ है. व्हाट इज द एंगल अप्रोक्सीमेटली सबटेंडेड बाय द सोशल सर्विसेज सेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. देखिए सब क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका टोटल निकालते हैं. सबका टोटल निकालेंगे तो टोटल निकालते हैं 9 + 1 10 + 4 14 + 2 16 + 5 21 + 9 30 0 3 इधर आया. 3 + 2 5 7 14 19 24 30 0 3 3 + 1 4 5 6 7 8 9 10. तो ये 100 आया. मतलब टोटल जो है पूरा 100 है. ठीक है. अच्छा, अब हमको निकालना है सोशल सर्विसेज सेक्टर का वो पाई चार्ट में सेंटर पे कितना एंगल सेपरेट कर रहा है. तो हमको पता है कि सोशल सर्विसेज का कितना 16.1 और डिवाइडेड बाय टोटल 100 है. मल्टीप्लाइड भी किससे कर देंगे 360 से. ठीक है. तो इसको ये यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ. 16.1 इंटू 36 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं. 16.1 इंटू 36 हो जाएगा 6 6 9 3 8 483 6 9 7 5 7 9 6. ठीक है. और डिवाइड बाय 10 है तो 57.96 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा. तो अप्रोक्सीमेटली हमसे पूछा है तो 58 डिग्री इज आवर करेक्ट आंसर. ठीक है. क्या करते हैं, सोशल सर्विसेज सेक्टर का पूछा है तो उसका जो परसेंटेज है वो अपॉन में टोटल जो है वो इंटू 360 डिग्री. ठीक है. नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं. द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 10, यानी कि a + b अपॉन 2 की वैल्यू 10 है. एंड द ज्योमेट्रिक मीन इज 8, यानी कि ab की वैल्यू कितनी है, रूट ab की वैल्यू 8 है तो ab की वैल्यू कितनी है 64. व्हाट आर द टू नंबर्स. तो a + b की वैल्यू 20 है और ab की वैल्यू 64 है. अब यहाँ से आप देख के कैसे लगा सकते हैं कि a और b कितना हो जाएगा. सीधे से दिख रहा है. अगर a को मैं 16 रखूँ, b को मैं 4 रखूँ तो 16 + 4 20 हो जाएगा और 16 × 4 64 हो जाएगा. तो मेरे पास जो दो नंबर्स हैं वो 16 और 4 हैं. ठीक है. इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप यहाँ ऑप्शन से भी देख के लगा सकते हो. राइट. अरिथमेटिक मीन ऑफ 11 ऑब्जर्वेशंस इज 11, तो इनका सम कितना हो जाएगा 121. द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशंस इज 10.5. ठीक है. फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशंस इज 10.5. अच्छा, कहने का ये मतलब है कि x1 से लेकर x6 और x6 से लेकर x11 तक यहाँ का जो सम है, इसका जो सम है वो 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 6 आ रहा है. कितना आ जाएगा ये 63. ठीक है. इसका सम कितना आ रहा है 63 आ रहा है उसी. एंड इसका सम कितना आ रहा है 11.5 मल्टीप्लाइड बाई 6 69. ठीक है. इसका सम आ रहा है 63, इसका सम आ रहा है 69 और इस पूरे का सम आ रहा है 121. तो यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, यदि मैं ऐड कर दूं तो x1 + x2 + x3 एंड सो ऑन टिल x6 एक में आएगा, फिर दूसरे वाले में भी x6 आएगा तो ये ट्वाइस ऑफ x6 हो जाएगा. उसके बाद प्लस x7 से लेकर x11 तक. ठीक है. इज इक्वल टू 69 + 63 कितना हो जाएगा 132. ठीक है. 132 हो जाएगा. और हमको ये पता हुआ है कि जो x1 + x2 से लेकर एक x6 यहाँ पे प्लस x7 से लेकर x11 और एक x6 यहाँ पे पहले से था, इसकी वैल्यू 132 थी. अभी इसका सम कितना हमको दिया हुआ है 121, जो कि हमको यहाँ से पता चल रहा है. तो x6 कितना हो जाएगा जो बचा हुआ है, यहाँ पे 2x6 था तो मैंने उसको ब्रेक डाउन कर दिया इसमें x6 + x6 में. एक x6 को बाहर रखा, दूसरे को इसमें इंक्लूड किया. अब इसका सम हमको 121 दे रखा है तो x6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 132 - 121. दैट विल गिव यू 11 एज द आंसर. What is this equal to for any real number थीटा. तो इसको देखिए, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. फिर इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला में लगाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं. ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका क्या माइनस कॉस 2 थीटा, है ना. ये टर्म आपका माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा ये आपका बन जाएगा माइनस में 2 cos स्क्वायर थीटा -1 या फिर माइनस
माइनस में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। तो इसको जब ओपन करेंगे तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। व्हाट इज कॉट 1 इंटू कॉट 23 इंटू कॉट। अब देखिए कॉट 1 की वैल्यू कॉट 90 माइनस 89 यानी कि tan 89 लिखा जा सकता है। tan 89 होता है 1 अपॉन कॉट 89, तो 1 अपॉन कॉट 89 और कॉट 89 कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट होगा क्योंकि 23 और 67 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉट 45 लास्ट में हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1, सो आंसर विल बी 1, राइट। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। व्हाट एंगल डज द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक डिस्क्राइब इन 10 मिनट्स ऑफ टाइम। देखिए जो आवर एंड होती है एक घंटे में, या फिर जो 12 घंटे होते हैं टोटल, मतलब कि जब आवर एंड यहाँ 12 पे होती है और ये टोटल घूम के ऐसे आती है 12, तो 12 घंटे में वो 360 कवर करती है। तो एक घंटे में कितना करेगी 30 डिग्री, राइट। एक घंटे में वो 30 डिग्री कवर करती है। अब एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी कि 60 मिनट में वो 30 डिग्री कवर करती है। तो एक मिनट में कितना करेगी 1/2 डिग्री। तो 10 मिनट में कितना करेगी 1/2 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 5 डिग्री। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 5 डिग्री। अब देखिए सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। तो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है आपका tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाता है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये -1 आ रहा है ना कि 1, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा हमसे ये कह रहा है ये बताने के लिए कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा आपका साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचा आपके पास 2 बाई साइन थीटा। 2 बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। 2 कोसेक थीटा जो है यहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं 58th। Each side of a square subtends an angle of 60 degree at the tip of a tower of 5 meters standing at the center of the square। यानी कि मेरे पास एक स्क्वायर है ऐसे, ठीक है, एक स्क्वायर है और यहाँ पे एक टावर खड़ा हुआ है। इसको 3D में आप इमेजिन करिएगा, है ना। यहाँ पे एक ऐसे टावर ऐसे खड़ा हुआ है ये, और हमसे कह रहा है कि ईच साइड ऑफ एन एंगल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द टिप ऑफ द टावर। यानी कि अगर मैं इस वाली साइड को लूँ, ये वाला साइड, तो इसकी जो टिप है ये वाली, है ना, जो इसकी टिप है, इससे ये जो साइड है ये ऐसे जो एक साइड आ रही है ये वाली, ये साइड यहाँ पे ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर विल सबटेंड अ 60 डिग्री एंगल of a tower of height h meters standing at the center of the square. If L is the length of each side of the square, then what is h square equal to। तो देखिए ये आपका जो हाइट ऑफ द टावर है वो h है, ये o है, ये p है, ये a b c d। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से अच्छे से, ठीक है। ये वाली जो साइड है AP, दैट विल बी इक्वल टू DP। क्यों? क्योंकि अगर ये सेंटर है, अगर ये सेंटर है, ये वाली जो टिप है यहाँ पे, अगर आप चाहे मैं अगर A से O को मिलाऊं और D से O को मिलाऊं, तो AO की वैल्यू OD के बराबर होगी। उसी हाइट को आप इक्वली एक्सटेंड यहाँ पे कर दोगे तो AP की वैल्यू DP के बराबर हो जाएगी, हो जाएगी। पहली बात, ये 60 डिग्री है और चूंकि AP की वैल्यू DP के बराबर है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो भी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि 2x प्लस 60 इक्वल टू 180। तो 2x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू 60, यानी कि ये एंगल 60 हो गया, ये एंगल 60 हो गया। चूंकि एक ट्राइंगल में तीनों के तीनों एंगल बराबर आ गए, तो जो AP की जो लेंथ है, मतलब ट्राइंगल APD, ट्राइंगल APD जो है मेरा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो अगर AD की वैल्यू L है तो PD की वैल्यू भी L होगी और AP की वैल्यू भी L होगी। ठीक है, ये L होगी, राइट। अब देखिए, अगर ये AP की वैल्यू L है, मैं यहाँ से एक ड्रॉप करूँगा ये वाला, ये ध्यान से इसको देखिएगा, इसके मिड पॉइंट पे, ठीक है, और इस वाले मिड पॉइंट को मैं इससे जोड़ दूंगा। ये परपेंडिकुलर है, मेरे से पूछा है h स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो मैं ट्राइंगल P इस पॉइंट को बोलता हूँ सपोज E, ठीक है। ट्राइंगल PEO में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल PEO में, तो PE स्क्वायर जो होगा वो OP स्क्वायर प्लस OL स्क्वायर हो जाएगा।
ओ पी स्क्वायर सॉरी ओ ई स्क्वायर है ना, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ओ ई स्क्वायर तो हमको पता है कितना हो जाएगा, ये एल बाई टू होगा ना, क्योंकि सेंटर पे सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस एल बाई टू है, तो ये तो एल स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। अब हमको निकालना है ओ पी स्क्वायर, सॉरी ओपी, हाँ ओपी स्क्वायर तो हमारा एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर हमको निकालना है। अब हमको एक्चुअल में क्या निकालना है, पी ई स्क्वायर, ठीक है। हमको निकालना क्या है, पी ई स्क्वायर, यानी कि हमको ये वाली लेंथ निकालनी, ध्यान से देखिएगा ये वाली लेंथ, ठीक है। अब ये पी कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि ट्राइंगल ए पी डी जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए पी डी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर मैं इसके बेस ए डी पे यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ये वाला जो कि इसके इसमें ये होगा, या फिर आप इसको ऑल्टीट्यूड कह दो या कुछ भी कह दो, तो सबके सब तो यहीं पे आके मिलेंगे, तो ये जो लेंथ होगी यहाँ पे पाइथागोरस से हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से जो हमारा पी है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल ए पी डी के लिए ऑल्टीट्यूड का काम करेगा, है ना। जो पी है मेरा, जो मेरा पी है वो मेरा ऑल्टीट्यूड की तरह काम करेगा इस स्लैंटेड इक्विलेटरल ट्राइंगल में। अगर मैं इस स्लैंटेड इक्विलेटरल ट्राइंगल को सीधा कर दूं, है ना, मतलब मैं इसको ऐसे ऐसे ला के ऐसे कर दूं, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, और जो पी है वो उसका ऑल्टीट्यूड हो जाएगा, राइट, विथ पी एज द ऑल्टीट्यूड। तो मुझे यही पी का स्क्वायर निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस पी ई स्क्वायर, ठीक है। ये निकाला, ए पी स्क्वायर की वैल्यू है एल स्क्वायर और ए ई स्क्वायर की वैल्यू है एल स्क्वायर बाई फोर प्लस पी ई स्क्वायर, ठीक है। तो पी ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई फोर, दैट इज इक्वल टू 3 एल स्क्वायर बाई फोर। अब यही पी ई स्क्वायर जो मैंने यहाँ पे निकाला है, इसको मैं यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो 3 एल स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई टू। एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 3 एल स्क्वायर माइनस 2 एल स्क्वायर बाई फोर, दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई फोर। सॉरी, ये ओ ई स्क्वायर जो है मेरा वो एल स्क्वायर बाई फोर होगा ना, हाँ ये एल स्क्वायर बाई फोर होगा, तो 3 एल स्क्वायर बाई फोर माइनस एल स्क्वायर बाई फोर दैट इज इक्वल टू 2 एल स्क्वायर बाई फोर, राइट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर बाई टू, तो एल स्क्वायर बाई टू जो है वो एच स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो हमसे क्वेश्चन में एच स्क्वायर ही पूछा हुआ है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई टू। अच्छे से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिएगा, पूरे स्टेप्स के साथ बता रहा हूँ। फ्रॉम अ हाइट ऑफ एच यूनिट्स अ मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन एज अल्फा एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन एज बीटा ऑफ द टॉप एंड बॉटम रिस्पेक्टिवली ऑफ अ टावर ऑफ हाइट एच। सपोज ये एक ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पे एक एच हाइट का टावर खड़ा है और यहाँ पे कैपिटल एच हाइट का टावर खड़ा है ऐसे, ठीक है। और वहाँ पे एक मैन यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, एक मैन यहाँ पे खड़ा हुआ है और उसने देखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है अल्फ़ा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है यहाँ पे ऐसे अल्फ़ा है, ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन एज बीटा, angle of depression as beta of the top and the bottom respectively of a tower of height h. To what further height should he climb so that the values of angle of elevation and the angle of depression gets interchanged for the top and bottom of the tower? मतलब अल्फा की जगह बीटा आ जाए और बीटा की जगह अल्फा आ जाए, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं इसको। सपोज उस आदमी ने x यूनिट और ऊपर चढ़ा, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे वो h चढ़ा, h पहले से था यहाँ पे, फिर उसके बाद वो x और चढ़ा ऊपर, ठीक है, यहाँ पे वो x और चढ़ा, ये टावर ऐसे है, अब वो यहाँ पहुँचा नई हाइट को लेके, फिर वो यहाँ पे जो है वो एंगल बीटा हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो एंगल अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है, इंटरचेंज हो गया। तो वही हमसे पूछा है कि x में कितना वो चला। अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर ये हाइट h है तो ये हाइट कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो जाएगी, है ना, कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो जाएगी अगर ये हाइट स्मॉल h है तो यहाँ से जो tan बीटा आया है वो कितना आ जाएगा, h अपॉन बेस, तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h अपॉन tan बीटा, ठीक है। नहीं तो tan अल्फ़ा भी आप लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h माइनस एच अपॉन बेस, तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h माइनस एच बाई tan अल्फ़ा, ठीक है। सो h माइनस एच बाई tan अल्फ़ा इज इक्वल टू एच बाई tan बीटा। ये हमको एक चीज़ मिली। दूसरी चीज़ हमसे ये कह रही है कि यहाँ पे जो tan बीटा है दैट इज़ इक्वल टू, अब ये हाइट कितनी बची, अगर ये x हो गई तो h माइनस एच माइनस एक्स
एच माइनस एक्स, तो टेन बीटा कितना हो जाएगा, एच माइनस एक्स अपॉन बेस, बेस कितना है एच बाई टेन बीटा, तो इंटू टेन बीटा बाई एच, तो इंटू टेन बीटा बाई एच हो जाएगा, टेन बीटा यहाँ से कैंसल हो जाएगा, स्मॉल एच इज इक्वल्स टू कैपिटल एच माइनस एक्स, एक्स को उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा एच माइनस टू एच, तो यही हमको चाहिए था, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी कैपिटल एच माइनस टू एच यूनिट्स, ठीक है, कैपिटल एच माइनस टू एच यूनिट्स, और ये हमको चाहिए था कि वो कितना और ऊपर चढ़ जाए, कितना और ऊपर वो चढ़ जाए जिससे कि हमारा जो है एंगल ऑफ अल्फा एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपस में इंटरचेंज हो जाए, तो उसको इतना यूनिट्स ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो आंसर इज बी यूनिट्स। हमने बस यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे टेन बीटा को लिखा इस फॉर्मूले में, ठीक है, टेन बीटा इज इक्वल्स टू एच माइनस एक्स अपॉन दिस बेस। अब बेस क्या था यहाँ पे, बेस था मेरा h बाई टेन बीटा, तो यही h बाई टेन बीटा को मैंने यहाँ पे इस वाले से डिवाइड कर दिया, तो टेन बीटा ऊपर चला गया और h नीचे आ गया, टेन बीटा कैंसिल आउट हो गया, और ऐसे हमारे पास इसका आंसर आया, ठीक है। सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सो वन अपॉन कॉस एक्स इंटू वन अपॉन साइन एक्स इक्वल टू 2, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बाई साइन 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये, तो साइन 2x की वैल्यू आ जाएगी 1, तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ रही है पाई बाई 2, सो x की वैल्यू कितनी आ रही है पाई बाई 4, और जब x की वैल्यू पाई बाई 4 आती है तो अब tan की पावर कोई भी लगा दो, cot की पावर कोई भी लगा दो, आंसर हमेशा 1 ही आएगा इसका और इसका, तो 1 + 1 हमेशा आंसर क्या आ जाएगा इसका 2। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, if cos x plus cos square x equal to 1, then what is this expression equal to, sin साइन स्क्वायर एक्स कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से कॉस एक्स आ रही है, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा कॉस एक्स इंटू 1 + कॉस एक्स, ठीक है, तो अब यहाँ से cos x कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 + cos x, और इसकी वैल्यू 1 आ रही है तो इसकी भी वैल्यू 1 ही आ जाएगी, देखिए कितना सिंपल से हमारा आंसर आ गया 1 इसका, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, इफ साइन a प्लस cos a इक्वल टू p, देन दिस इज इक्वल टू q, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए अब ये कह रहा है कि साइन a प्लस cos a की वैल्यू p है, जब मैं इसका होल क्यूब करूँगा तो क्या बनेगा, साइन क्यूब a प्लस कॉस क्यूब ए प्लस 3 साइन ए कॉस ए, यानी कि प्लस 3p, सॉरी प्लस 3 साइन ए कॉस ए इंटू पी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू पी क्यूब। साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए की वैल्यू क्यू है, या फिर इसको पी ना रख के इसको ऐसे ओपन कर देते हैं, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि इसको ऐसे ना ओपन करके, देखिए ट्रेडिशनल वे में ओपन करते हैं जैसे हम करते आते हैं कि इसका पहले दोनों साइड क्यूब कर देंगे, तो पी क्यूब क्या हो जाएगा, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब प्लस 3 साइन कॉस इंटू साइन प्लस कॉस, ये होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, पी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, आपका क्यू हो जाएगा प्लस, अब ये देखिए 3 इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर कॉस प्लस 3 साइन कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा पी क्यूब इज इक्वल्स टू क्यू प्लस 3 कॉस, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ से कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, सो पी क्यूब इज इक्वल्स टू क्यू प्लस 3 कॉस माइनस 3 कॉस क्यूब प्लस 3 साइन माइनस 3 साइन क्यूब, सो पी क्यूब इज इक्वल टू क्यू प्लस, अब इसमें और इसमें कॉमन लेंगे तो आ जाएगा साइन प्लस कॉस माइनस 3 साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, ध्यान से अब देखिएगा सब्स्टिट्यूट करना है बस, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब की वैल्यू कितनी दी हुई है क्यू, और साइन प्लस कॉस की वैल्यू कितनी दी हुई है पी, जो कि यहाँ पे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पी क्यूब इज इक्वल्स टू क्यू प्लस 3 पी माइनस 3 क्यू, तो इधर आ जाएगा तो पी क्यूब प्लस 3p इधर आ जाएगा तो माइनस 3p, और क्यू माइनस 3p हो जाएगा माइनस 2q, माइनस 2q इधर आएगा तो प्लस 2q इक्वल टू 0, तो पी क्यूब माइनस 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, अगर x इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा एंड दिस, तो देखिए
यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पहले उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/cos² माइनस साइन बाई कॉस अपॉन 1/cos² प्लस साइन बाई कॉस। यहाँ से कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन कॉस अपॉन 1 प्लस साइन कॉस, ये हो जाएगा। अब ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा 2 माइनस 2 साइन कॉस अपॉन 2 प्लस 2 साइन कॉस, यानी कि क्या बन गया दैट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये हमारे पास ये एक्स के बराबर है। ठीक है, तो 2 माइनस 2 साइन, अब देखिए 2 साइन कॉस क्या बन जाएगा sin 2 थीटा, तो 2 माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 2x प्लस 2x साइन 2 थीटा, तो यह आ जाएगा 2 माइनस 2x अपॉन साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू सॉरी ये यहाँ पे 2 नहीं होगा, हाँ, तो 2x 2 प्लस साइन थीटा, तो x यहाँ पे साइन 2 थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा x प्लस 1, तो यहाँ पे सिर्फ x प्लस 1 आएगा, राइट। तो x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके हेल्प से x की रेंज निकालनी है। हमको पता है कि जो साइन 2 थीटा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है -1। ठीक है, तो यानी कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, तो दिस एक्सप्रेशन विल लाई बिटवीन -1 एंड 1 लाई करेगा। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2/x प्लस 1 -1 दैट विल लाई बिटवीन -1 एंड 1। अब इसको वापस करना शुरू करते हैं। ठीक है, यानी कि 4/x प्लस 1 -2 इज लाइंग बिटवीन -1 एंड 1, तो 2 उधर जाएगा तो ये 1 हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। नाउ 4/x प्लस 1 लाइज बिटवीन 1 एंड 3, सो दैट मीन्स 1/4 इज लेस देन इक्वल टू 1/x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 3/4, ये ऊपर जाएगा। सो ये यहाँ पे हो जाएगा 4/3 से लेकर 4 के बीच में। अब 1 को इधर ले जाएंगे तो जो हमारा फाइनली जो x आएगा वो कितना आ जाएगा 1/3 से लेकर 3 तक, 1/3 से लेकर 3 तक, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विद बेस BC एंड हाइट AB, with base BC and height AB, the hypotenuse AC is 4 times the length of the perpendicular drawn to it from the opposite vertex. Perpendicular ये P है तो ये 4P हो जाएगा। what is tan C equal to? पहली बात half into base into height, half into base into height is equal to हाफ इंटू AC मल्टीप्लाइड बाई सपोज ये P है तो कितना हो जाएगा BP। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम AC स्क्वायर से दोनों BC स्क्वायर से क्या करते हैं, दोनों साइड डिवाइड मार देते हैं BC स्क्वायर से। ठीक है, तो AB इंटू AC डिवाइडेड बाई BC का स्क्वायर इज इक्वल टू अब देखिए AC की वैल्यू दी हुई है 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या है BP है ना, तो AC क्या हो जाएगा 4 टाइम्स BP और 4 टाइम्स BP का स्क्वायर, 4 टाइम्स BP का स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। हमने क्या किया, दोनों साइड BC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो सॉरी ये BC होगा ना, BC होगा BC, तो AB क्रॉस BC, तो एक BC से एक BC कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा AB अपॉन BC इज इक्वल टू 4 टाइम्स BP अपॉन BC का होल स्क्वायर, ये होगा। अब देखिएगा AB अपॉन AC क्या है, AB अपॉन AC क्या लिख सकते हैं आप इसको, अगर मैं इसको एंगल एज अ C मानूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या बन जाएगा आपका साइन C, दैट इज इक्वल टू सॉरी AB अपॉन BC tan C बनेगा, तो tan C इज इक्वल टू 4 इंटू BP अपॉन BC क्या बन जाएगा BP अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर C, तो 4 साइन स्क्वायर C की वैल्यू tan C के बराबर आ गई, यानी कि 4
साइन स्क्वायर सी की वैल्यू जो है वो साइन सी बाई कॉस सी आई, साइन सी से साइन सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 साइन सी कॉस सी क्या बन जाएगा 2 साइन 2c दैट इज इक्वल टू 1। तो साइन 2c की वैल्यू 1/2 है, यानी कि 2c की वैल्यू 30 है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 डिग्री। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, tan c की वैल्यू बताओ, तो tan c बेसिकली नथिंग है, tan 15 है, tan 15 की वैल्यू निकालना आसान है, tan 45 माइनस 30 है ना, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, रैशनलाइज करेंगे तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 √3/2, यानी कि 2 माइनस √3, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका 2 माइनस √3। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट सी विद बी सी इज इक्वल टू ए एंड ए सी इज इक्वल टू बी। राइट एंगल ट्राइंगल एट सी with BC equal to A and AC equal to B. If P is the length of the perpendicular drawn from C on AB, then which of the following is correct? कुछ नहीं करना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम बस एरिया इक्वेट कर देते हैं कि एरिया रिमेन्स द सेम, एरिया रिमेन्स द सेम। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं इसको परपेंडिकुलर मान के इस ट्राइंगल का एरिया निकालूँ तो एरिया कितना हो जाएगा हाफ AB। सिमिलरली अगर मैं इसका मान के चलूँ ये वाला, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या है मेरा ए बी और ये क्या है परपेंडिकुलर पी, तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी √a² प्लस b² इंटू पी, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो a² b² इज इक्वल टू a² प्लस b² मल्टीप्लाइड बाई p²। ठीक है, तो a² b² इज इक्वल टू p² मल्टीप्लाइड बाई a² b², दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर 5 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस और स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट क्या होती है ये वाली, स्लैंट हाइट हमको 13 दी हुई है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसका जो रेडियस है बेस का वो कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हाइट कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगा, तो भैया वॉल्यूम पता है हमको 1/3 पाई r² होता है, तो 1/3 इंटू पाई, पाई को वैसे रहने देंगे बिकॉज ऑप्शन में पाई के टर्म्स में दिया है, r² की वैल्यू हो जाएगी 25, h की वैल्यू है 12, तो 3 4 जा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 100 पाई। देखिए कितना सिंपल सवाल है, कितना ज़्यादा सिंपल है। Two equal circular regions of greatest possible area are cut off from a given circular sheet. Two equal circular regions of greatest possible area are cut off from a given circular sheet of area A. What is the remaining area? देखिए ये है मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, कितना कट सकता है, टू इक्वल सर्कुलर रीजन्स ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया, तो ऐसे ही जाएगा, जाहिर सी बात है कुछ ऐसे ही कटेगा, है ना, जिसका रेडियस कितना हो, अगर उसका एरिया ए है, सपोज उसका रेडियस r है, तो इसका तो रेडियस r/2 हो जाएगा ना, और इसका भी रेडियस r/2 हो जाएगा, तो πr² जो मेरा पहले था ओरिजिनल उसका एरिया a था, तो πr²/4 प्लस πr²/4 ये दो एरिया जाएंगे, यानी कि कितना जाएगा πr²/2, ये कितना जाएगा a/2 एरिया हमने काट के निकाल दिया, और पूरा एरिया a था, a/2 हमने काट के निकाल दिया, इन दोनों का जो सम एरिया आ रहा है, तो बचा कितना a माइनस a/2 दैट इज इक्वल टू a/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, इफ द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन टू इट्स स्लैंट हाइट, द रेडियस और स्लैंट हाइट की जो रेशियो है 1:3 है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया टू द कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया टू, देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है πr l प्लस r, और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है πr l, ये यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो l प्लस r/l यानी कि 1 प्लस r/l, तो 1 प्लस r/l की वैल्यू चाहिए हमको, r/l की वैल्यू ऑलरेडी 1/3 दे रखी है, तो 1 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 4/3, यानी कि 4:3, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, A right circular cone is sliced into a smaller cone and a frustum of a cone by a plane perpendicular। तो हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है ऐसे, हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है ऐसे, स्लाइस्ड इनटू अ स्मॉलर कोन एंड अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन बाई अ प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, ये इसकी एक्सिस है और इसी एक्सिस के परपेंडिकुलर एक ऐसे प्लेन जा रहा है, और जिसने इसको एक ऐसे कोन में, एक ऊपर वाला कोन एक ऐसे इसमें काटा, और एक नीचे वाला जो ऐसे फ्रस्ट्रम है ये वाला ऐसे, ये, ताकि आप समझ पा रहे होंगे, है ना, ये कोन ऐसे कट गया बीच में से। अब क्या बोल रहा है हमसे कि द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन एंड द फ्रस्टम ऑफ द कोन आर इन द रेशियो 64:61, दैट देयर कर्व्ड सरफेस एरियाज आर इन द रेशियो। देखिए हमको पता है
कि जब भी ये दोनों ऐसे यहाँ से टूटते हैं तो यहाँ से जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये वाला जो ट्रायंगल है ये वाला और जो ये वाला ट्रायंगल है बड़ा वाला, दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, यानी कि स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल एल बाई कैपिटल एल इज इक्वल टू स्मॉल एच बाई कैपिटल एच, ये होता है। हम इसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं सपोज के। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में हमसे ये गिवन है कि द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन एंड द फ्रस्टम ऑफ द कोन आर इन द रेशियो दिस। सपोज इनका रेशियो 64x प्लस 61x का, मतलब 64x इज टू 61x इसका रेशियो, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा पूरे कोन का 125x, ठीक है। 125x जो है इसका पूरा वो हो जाएगा। नाउ volume of the small cone upon volume of the bigger cone, that is equal to 64x upon 125x, right? 64 upon 125. now volume of the cone का क्या होता है, volume of the small cone क्या हो जाएगा 1/3 pi small r square h small r square into small h upon 1/3 pi capital R square capital H। 1/3 pi से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमको पता है कि स्मॉल r by कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल h by कैपिटल H है, एंड दैट बोथ आर इक्वल टू k। तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं कि k क्यूब की जो वैल्यू है 64/125 आ रही है, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ रही है 4/5, ठीक है। अब जब k की वैल्यू 4/5 आ रही है तो मैं उसका कर्व सरफेस एरिया निकालता हूँ, लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोला है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कोन एंड द फ्रस्ट्रम, लेकिन मैं अभी कर्व सरफेस एरिया किसका निकाल रहा हूँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कोन अपॉन कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बिगर कोन। क्या क्या होता है पाई आर एल, तो आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल स्मॉल आर इंटू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल आर इंटू कैपिटल एल, दैट इज इक्वल टू k स्क्वायर, एंड k स्क्वायर इज नथिंग बट 4/5 16/25, 16/25 हो जाएगा k स्क्वायर बाई, है ना। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25। लेकिन मुझे किसका चाहिए था, मुझे चाहिए था कर्व सरफेस एरिया स्मॉलर कोन और फ्रस्टम का। स्मॉलर कोन को तो 16 आ गया, और इसका अब सपोज इन दोनों का रेशियो जो है 16x इज टू 25x है। सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बिगर कोन और ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कोन। अब मुझे फ्रस्टम का चाहिए, तो मुझे बड़े कोन में से छोटे कोन का सरफेस एरिया माइनस करना पड़ेगा, और जब मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा तो फ्रस्टम का जो कर्व सरफेस एरिया है वो 9x आ जाएगा, और स्मॉलर कोन का पहले से 16x दे रखा है, तो 16x इज टू 9x जो है मेरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कोन इज टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम आ जाएगा, ठीक है। पहले 16/25 आ रहा था, लेकिन वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कोन टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बिगर कोन ये आ रहा था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कोन इज टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बिगर कोन, सॉरी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कोन इज टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, ये आएगा 16:9, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। इन अ रूम whose floor is a square of side 10 meter, an equilateral triangle of side, an equilateral triangular table of side 2 meter is placed, 4 bookshelves are also placed in the room. If half of the rest of the area is to be carpeted at the rate of 100 square per meter, and what is the cost of carpeting approximately? अगर 10 मीटर का स्क्वायर है तो पूरे फ्लोर का एरिया कितना हो जाएगा 100 मीटर का, 100 मीटर स्क्वायर का। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ टेबल ऑफ साइड 2 मीटर, तो √3/4 साइड स्क्वायर करेंगे यहाँ से, तो 4 तो √3, तो एक जो टेबल है, सपोज एक टेबल आ रही है यहाँ पे, इसने कहीं √3 मीटर स्क्वायर का इसने एरिया लिया हुआ है, ठीक है, इसका √3। 4 bookshelves of size this into this are placed in the room. If half of the rest of the room in the area is to be carpeted at the rate of this per 100 per square meter, what is the cost of carpeting approximately? तो देखिए हमसे कह रहे हैं कि 4 बुक शेल्फ्स भी हैं ऑफ साइज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब देखिए चूंकि सिर्फ एरिया ऑफ द फ्लोर की बात हो रही है तो हाइट की तो कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लेंथ इनटू ब्रेथ की ज़रूरत है। तो एक बुक शेल्फ जो है वो 4 मीटर स्क्वायर का एरिया घेर रहा है, तो 4 बुक शेल्फ्स कितना घेरेंगे 16 मीटर स्क्वायर का एरिया। तो ये टोटल जो है अभी तक इसने घेर लिया, ठीक है। अब टोटल इसने कितना घेरा है 16 प्लस √3 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 16 प्लस 1.73 तो कितना आ जाएगा 17.73। बचा हुआ एरिया कितना है मेरे पास 7,228 82.27, ये बचा हुआ एरिया है। लेकिन हमसे क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाफ ऑफ द रेस्ट ऑफ द एरिया, हाफ ऑफ द रेस्ट ऑफ द एरिया, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 41.1
135, ठीक है। इस इन द रूम इज टू बी कारपेटेड एट द रेट ऑफ 100 पर स्क्वायर मीटर, व्हाट इज द कॉस्ट। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 100 रुपीज़ आ रही है, तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अप्रॉक्सीमेटली, तो 414113 रुपीज़ आ रही है इसका आंसर, ठीक है। द एरिया द रीजन ऑफ एरिया ए बाउंडेड बाई सर्कल सी इज डिवाइडेड इंटू एन रीजन्स, एंड अ रीजन ऑफ एरिया ए बाउंडेड बाई सर्कल सी इज डिवाइडेड इनटू एन रीजन्स, यानी कि इसको एन रीजन्स में डिवाइड किया गया है। ईच ऑफ एरिया ए बाई एन बाई ड्राइंग सर्कल्स ऑफ रेडियाई R1 R2 R3 and Rn by n such that R1 is less than R2 is less than R3 and so on till Rn minus 1। इसका रेडियस Rn minus 1 है, फिर यहाँ से ऐसे चालू किया, ऐसे करते करते हम यहाँ पे अंदर ले जा रहे हैं, दे आर कंसेंट्रिक एज वेल such that this expression is concentric with the circle C। if Pm is equal to Rm plus 1 upon Rm where m is equal to this n minus 2, then which one of the following is correct। तो देखिए हमसे कह रहा है कि ईच ऑफ एरिया ए बाई एन, है ना। कहने का ये मतलब है कि रीजन ऑफ एरिया ए बाउंडेड बाई सर्कल सी इज डिवाइडेड इनटू एन रीजन्स, यानी कि दो सर्कल्स के बीच का एरिया जो है वो हमेशा ए बाई एन हमको दे रखा हुआ है, ठीक है। वो हमेशा एक कांस्टेंट दे रखा है कि जो दो सर्कल्स के बीच का एरिया है वो हमेशा ए बाई एन होगा, ठीक है। बाई ड्रॉइंग सर्कल्स ऑफ रेडियाई R1 R2 R3 एंड सो ऑन टिल R minus 1 सच दैट दिस कंडीशन फॉलोज कंसेंट्रिक विद द सर्कल सी। इफ Pm की वैल्यू ये है देन व्हाट इज द वैल्यू। अब देखिए हमको एरिया ऑफ, सपोज हमको निकालना है किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी भी एक सर्कल का, किसी भी दो सर्कल्स के बीच का एक पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं सपोज एरिया ऑफ m+1th, एरिया ऑफ m+1th रीजन इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो एक कांस्टेंट है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई r स्क्वायर m+1 स्क्वायर माइनस RM स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट के, ठीक है। फिर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पाई RM स्क्वायर, मैंने बाहर निकाला तो ये क्या बनेगा, RM+1 का स्क्वायर अपॉन RM स्क्वायर माइनस 1, ये बनेगा इज इक्वल टू के। सो पाई RM स्क्वायर, अब RM+1 का स्क्वायर अपॉन ये क्या बन जाएगा आपका PM स्क्वायर माइनस 1, दैट इज इक्वल टू के, ठीक है, दैट इज इक्वल टू के। तो अब देखिए ध्यान से, PM स्क्वायर माइनस 1 जो है वो इज इक्वल टू के अपॉन पाई RM स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, तो अगर इससे क्या पता लगा सकते हैं, इससे ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे m बढ़ेगा वैसे वैसे Rm बढ़ेगा, वैसे वैसे k बाई पाई RM स्क्वायर घटेगा। तो जब ये घटेगा तो PM स्क्वायर भी घटेगा, PM स्क्वायर भी घटेगा तो PM भी घटेगा, यानी कि जब m बढ़ेगा तब PM घटेगा, देयरफॉर P डिक्रीजेस एज m इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम कट डाउन फ्रॉम अ क्यूब ऑफ लेंथ H2A such that their bases are on the same plane। what is the volume of a cone of maximum volume cut out cube of H2A such that their bases are on the same plane। मतलब कि ये कहने का मतलब है कि एक क्यूब है ऐसे, है ना, एक क्यूब है और बेस इन दोनों का सेम है, ठीक है, ऐसे, और ये कैसे, एक ऐसे क्यूब काट के निकाला गया। ये अभी हमको ये बताना है कि उस मैक्सिमम वॉल्यूम कट, जो कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम कट है उसका वॉल्यूम कितना होगा, है ना। जो मैक्सिमम वॉल्यूम कट है उस कोन का, उसका मैक्सिमम वॉल्यूम कितना हो सकता है फ्रॉम अ क्यूब ऑफ H2A, ठीक है। इफ द such that their bases are on the same plane, यानी कि इस क्यूब का जो बेस है और इस कोन का जो बेस है वो दोनों के दोनों सेम प्लेन पे हैं, पहली बात, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, इसकी जो हाइट है वो 2A हो जाएगी, वो हाइट 2A हो जाएगी, और ये हाइट कितनी होगी A, तो कितना हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर H, तो 2A, दैट इज इक्वल टू 2A क्यूब पाई बाई 3। हाइट उसकी 2A कटेगी और जो इसका जो सर्कल होगा वो सिर्फ रेडियस A का होगा, ठीक है। 2A क्यूब पाई बाई 3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 4.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। देखिए अब यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आ गया, दो सर्कल है मेरे पास ऐसे, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल इज 10,
यहाँ से ऐसे 10। अब हमसे पूछा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ बताओ। पहले क्वेश्चन में पूछा था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, तो हम ऐसे बना देते थे ऐसे दिखा के ये वाली, लेकिन हमसे इस बार ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछा। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ये होता है बेसिकली ऐसे, तो ऐसे जाते हैं और ऐसे जाके ऐसे मिलते हैं। ये चाहे तो आप ए बी को ले लो, नहीं तो आप सी डी को ले लो। तो ए बी और सी डी आपके ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होते हैं। और मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ जिससे कि डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको ये सब करने की झंझट ही नहीं पड़ेगा। जो हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट d² माइनस R2 - R1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है। लेकिन जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है उसमें बस एक साइन की दिक्कत आती है, ठीक है। उसमें यहाँ पे बस क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे सिर्फ R2 - R1 है, यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में क्या हो जाता है अंडर रूट d² माइनस R2 प्लस R1 का होल स्क्वायर, ये हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे d क्या है, तो d है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, R1 और R2 उसके रेडियस हैं, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो फॉर्मूला होती है वो ये होती है अंडर रूट d² माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, और ये होता है अंडर रूट d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी, तो यही फॉर्मूला लगा देते हैं और यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। देखिए तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट d² का फॉर्मूला कितना है 100 माइनस R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 8, तो 8² कितना हो जाएगा 64। तो 100 माइनस 64 कितना होता है √36, सो दैट विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हमारा जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है उसकी लेंथ कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, देयर आर एज मैनी there are as many square centimeters in the surface area of a sphere as there are cubic centimeters in its volume. What is the radius of the sphere? देखिए there are as many square centimeters in the surface area of a sphere. surface area 4 pi r square होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और as there are cubic centimeters in its volume 4/3 pi centimeter cube, ठीक है। there are as many square centimeters as there in the surface area of a sphere as there are cubic centimeters in its volume। तो 4/3 पाई सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर क्यूब है, 4/3 पाई उसके वॉल्यूम है, तो उतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर इसके बराबर। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, देयर आर एज मैनी स्क्वायर सेंटीमीटर्स इन द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर एज देयर आर क्यूबिक सेंटीमीटर्स, यानी कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि 4 पाई r स्क्वायर की वैल्यू 4/3 पाई के बराबर है। इसमें बस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत थी, एक बार आपने लैंग्वेज को पकड़ लिया तो आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो r³, ठीक है, बस लैंग्वेज को पकड़ने की जरूरत थी। r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। एज मैनी का मतलब होता है कि न्यूमेरिकल जो टर्म है, न्यूमेरिकल जो वाला टर्म है ना, न्यूमेरिकल प्लस यूनिट्स होता है, तो ये यूनिट है। हमसे बोले कि एज मैनी स्क्वायर यूनिट, अब एज मैनी का सीधा सीधा मतलब होता है कि जो आपने न्यूमेरिकल टर्म लिया है उसका वो मतलब होता है, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज 2 सेंटीमीटर, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी बी। देखिए ए बी जो है उसको 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू सी सच दैट ए सी स्क्वायर, सपोज ये x है तो ये 2 - x हो जाएगा। ए सी की वैल्यू है x², ए बी की वैल्यू कितनी है 2 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाई सी बी की वैल्यू कितनी है 2 - x, तो x² इज इक्वल टू 4 - 2x, तो x² प्लस 2x - 4 इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करिए और आंसर पाइए कितना हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, इस x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4 AC/2 है, ठीक है। तो -2 प्लस माइनस -2 √5/2, तो -1 प्लस √5 जो है x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमसे सी बी की लेंथ पूछा हुआ है, तो सी बी की लेंथ कितनी है 2 - x, और x की वैल्यू आ चुकी है, तो 2 - x कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 + 1 - √5, दैट इज इक्वल टू 3 - √5। कितना सिंपल सवाल पूछा था। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द रेडियाई ऑफ अ लेंथ 16 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल इज, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द रेडियाई ऑफ अ लेंथ 16 सेंटीमीटर इज, यानी कि एक सर्कल है जिसकी लेंथ जिसका वो 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 16 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। अब
हमसे बोल रहा है कि मिड पॉइंट्स ऑफ द रेडियाई, रेडियाई के मिड पॉइंट्स यानी 8वां सेंटीमीटर। तो ऐसे जब आप एक ऐसे, तो एक और एक ऐसा सर्कल बनेगा जब आप सारे के सारे रेडियस से कट करते जाओगे 8 सेंटीमीटर का, तो आपके पास एक ऐसा लोकस आएगा। लोकस क्या है? ऐसा सर्कल, ठीक है। तो ये 8 सेंटीमीटर, 8, ये 8 और ये 8, ठीक है। तो कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो लोकस आएगा वो बेसिकली यही आएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। The curved surface area of a right circular cone is this and its base diameter is this. Curved surface area of a right circular cone क्या होता है? पाई आर एल इज इक्वल टू 1.76, बेस डायमीटर 140 है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 70 सेंटीमीटर, यानी कि 70/100, 70/100 इंटू एल इंटू पाई इज इक्वल टू 176/100। यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, ये 2, ये 16, ये 2 और ये 8, 8 से गया। एल की वैल्यू कितनी आ गई? 8/10। एल की वैल्यू आ गई 8/10। हाइट हमसे पूछ रहा है, यानी कि 4/5। तो कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25 इज इक्वल टू 7/10 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो 16/25 इज इक्वल टू 49/100 प्लस एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64 माइनस 49/100। ये कितना हो जाएगा? 15/100 का रूट। तो कितना आ जाएगा? 5√5√3/10। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे लास्ट में तो ये है ना हमारा √15/100। तो कितना हो जाएगा? √15/10 मीटर। ये मीटर में है, लेकिन हमको सेंटीमीटर में लाना है। तो √15/10 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 10√15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ऑलवेज लाइज इनसाइड अ ट्राइंगल। गलत, ऐसा नहीं है। बाहर भी जा सकता है और ट्राइंगल के वर्टेक्स पे भी आ सकता है। यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो यहाँ पे होगा इसका ऑर्थो सेंटर। जरूरी नहीं कि हमेशा हर वक्त इनसाइड ही हो, और अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा तो उसके बाहर होगा ऑर्थो सेंटर, ठीक है। द सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ऑलवेज लाइज इनसाइड अ ट्राइंगल। ये स्टेटमेंट सही है कि हमेशा अंदर ही लाई करेगा। तो ऑर्थो सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल लाइज ऑन द ट्राइंगल। देखिए जिसकी बात मैं कर रहा था अभी वो यहाँ पे आ गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, द सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल लाइज ऑन द ट्राइंगल, ये गलत है। तो सिर्फ 2 और 3 जो है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। अब हमसे बोला था लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस। द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस इज, देखिए 2 इंटरसेक्ट, सपोज ये 2 लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर इन 2 लाइन्स के इंटरसेक्ट के बीच में मैं यहाँ से एक एंगुलर बाइसेक्टर ये है आपका एंगल और ये आपका एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये हर इस लाइन पे हर एक पॉइंट इन दोनों गिवन इक्विडिस्टेंट लाइन से, मतलब इन दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन से इस पॉइंट पे, इस लाइन पे रहने वाला हर एक पॉइंट इक्विडिस्टेंट होगा इन दोनों लाइन से। ये जो 2 ग्रीन लाइन है L1 और L2 जो कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है ये वाली, और ये जो लाइन ऐसे जा रही है, चाहे आप इधर ले लो चाहे आप ऐसे ले लो, ये दोनों लाइंस के ये इस वाली लाइन का हर एक पॉइंट जो है वो इन दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंट होगा। अब या फिर इस वाली लाइन का हर एक पॉइंट जो है वो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट होगा। आप ये देख सकते हो, ठीक है। एक ये हम प्रूव कर सकते हैं बाई कॉन्ग्रुएंसी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कौन सी है? एक ये आपकी B1 है और ये आपकी B2 है। तो ये जो B1 और B2 ये जो ब्लू वाली लाइन्स है ये दोनों आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, एंड दैट इज ओनली द लोकस। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। Consider the following statements. 2 triangles are said to be congruent if 3 angles of one triangle are equal to the corresponding 3 angles of the other triangle. देखिए कॉन्ग्रुएंसी में ना ये ट्रिपल ए वाला रूल लागू नहीं होता कि जब 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग 3 एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाते, क्योंकि ट्रिपल ए जैसी कोई भी कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती। तो पहला स्टेटमेंट नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन सब में 1 आ रहा है, इस वाले में 1 नहीं आ रहा है तब भी। फिर भी देख लेते हैं, 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग 3 साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। ये बिल्कुल सही है, SSS कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं इसको, और ये हमारी एक कॉन्ग्रुएंसी होती है इन द कॉन्ग्रुएंसी। मतलब किसी भी 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी वी हैव दिस पर्टिकुलर एग्जाम, दैट इज ट्रिपल S। 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल दैट इज SAS।
ठीक है, और वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। देखिए एस एस कॉन्ग्रुएंसी होती तो ये भी होगा। टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, यानी कि ए एस ए, टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो यही 2, 3 और 4 जो है हमारा ट्रिपल एस, एस ए एस और ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी होती है। हमारे पास ट्रिपल ए जैसी कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 5 टाइप की कॉन्ग्रुएंसी होती है। कौन कौन सी? एस एस एस, एस ए एस ए एस और आर एच एस। ठीक है, तो ये हमारी कॉन्ग्रुएंसी होती है। तो देख लीजिएगा इस हिसाब से, गिवन दैट द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन आर ऑल इक्वल एंड ईच एंगल इज अ राइट एंगल। अगर ईच एंगल एक राइट एंगल है तो द पॉलीगॉन हैज़ एग्जैक्टली 4 साइड्स। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर सारे के सारे पॉलीगॉन राइट एंगल्स हैं तो जो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n-2 इंटू 180 अपॉन n, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2n-4 की वैल्यू यहाँ से n आ जाएगी, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, और ये एक्जैक्टली 4 साइड्स ही रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा हमसे कह रहा है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन हैविंग n साइड्स इज 3-8 इंटू राइट एंगल्स। कहने का मतलब है कि ये 3-8 इंटू 90 है। तो क्या ये होता है? पहले हम देख लेते हैं इसको। ठीक है, सम ऑफ द एंगल्स होता है n-2 इंटू 180। ठीक है, अब ये देख रहा है कि 3n-8 इंटू 90 है, तो अगर मैं यहाँ पे 90 करूँ तो 2 अंदर जाएगा, तो बेसिकली हो जाएगा 2n-4 इंटू 90। तो यहाँ पे 3n-8 की जगह क्या होना चाहिए था? 2n-4 राइट एंगल्स, ये होना चाहिए था। ठीक है, तभी जाके आपका सम ऑफ एंगल्स ये होता है। ठीक है, आप n की वैल्यू 3 रखोगे तो ट्रायंगल के लिए 180 हो जाएगा, 4 रखोगे तो ये अब कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। स्क्वायर या रेक्टेंगल के लिए 5 रखोगे तो ऐसे ऐसे वो बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे 3n-8 की जगह 2n-4 होना चाहिए था, राइट। तो हमारा स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। If the length of a side of a square is increased by 8 centimeter, its area increases by 120 square centimeter. What is the length of a side of square? जब x था तब एरिया a था, तो जब x प्लस 8 हो गया तो एरिया कितना हो जाएगा? a प्लस 120। तो x प्लस 8 का होल स्क्वायर, सॉरी, तो a कितना था? x स्क्वायर प्लस 120, तो x स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 120। ये कैंसिल आउट हो गए तो 16x इक्वल टू 656। सो x इक्वल टू 2 8 2 28 2 4 12 14, सॉरी, ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 7। तो x इक्वल टू 7/2 विच इज़ 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आता है। What is the largest power of 10 that divides the product? Largest power of 10 क्यों? इसमें जितनी भी बार 5 आएगा वही उसकी लार्जेस्ट पावर ऑफ 10 होगी, क्योंकि 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2। अब 2 तो बहुत बार आ जाएगा, लेकिन 5 हमको देखना पड़ेगा कि 5 कितनी बार आएगा। तो एक 5 यहाँ पे आ रहा है, फिर एक दूसरा 5 आएगा 10 वाले में जो कि 5 इंटू 2 होगा, फिर 15 वाले में 5 इंटू 3 होगा, फिर 20 वाले में 5 इंटू 4 होगा, 25 वाले में 2 5 आ जाएंगे, 5 स्क्वायर। तो 2 2 5 यहाँ पे, 1 5 यहाँ पे, 3 चौथा 5 पाँचवां 5 छठवां 5, यानी कि 6 बार आएगा इसका। ठीक है, तो लार्जेस्ट पावर ऑफ 10 क्या होनी चाहिए? 10 की पावर 6। तो जो इस ऑप्शन में कहीं भी नहीं दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। अब देखते हैं, वॉल्स एक्सक्लूडिंग देयर रूफ्स एंड फ्लोर्स, मतलब रूफ और किसी भी आप रूम में बैठे हैं तो आपकी रूम की जो छत है वो, और आपकी जो रूम की ज़मीन है, जो फर्श है वो, उसको छोड़ के बाकी जो बची हुई 4 दीवारें हैं आपके आपके नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में, तो आप देख सकते हैं उसको, of 5 identical rooms, 5 having length, breadth and height 6 meter, 4 meter and 2.5 meter. ठीक है, respectively are to be painted. Paints are available only in cans of 1 liter and 1 liter of paint can be used for painting 20 square meters. तो हम टोटल निकाल देते हैं कितना हमको रिक्वायरमेंट होगा। पहली बात, कितना एरिया टोटल पेंट करना है, टोटल कितना एरिया हमको पेंट करना है। ठीक है, तो लेंथ इनटू हाइट है ना, 2 टाइम्स लेंथ इनटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये होगा इनटू 5। 5 रूम है तो इनटू 5 कर देंगे उसको बाद में। तो 2 लेंथ इनटू हाइट कितना हो जाएगा? लेंथ इनटू हाइट यानी कि 6 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, प्लस 6 प्लस
4 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 50। अब टोटल 5 रूम्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो 250 हो जाएगा, ठीक है। 250 मीटर स्क्वायर पेंट हमको करना है, और कैन हमको कितना चाहिए, 1 लीटर कैंस में 1 ही लीटर आ सकता है, और 1 लीटर जो है 20 स्क्वायर मीटर को पेंट कर सकता है। हमको चाहिए 250, तो 250 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो टोटल हमको 12.5 लीटर्स का पेंट चाहिए होगा। अब 1 लीटर जो एक कैन में सिर्फ 1 लीटर आ सकता है, तो हमको 12.5 चाहिए, तो 12 तो चाहिए ही चाहिए, तो 13 भी तो चाहिए होगा ना, क्योंकि आधा लीटर और पेंट करना पड़ेगा। तो हमको जो नंबर ऑफ कैंस रिक्वायर्ड फॉर पेंटिंग है वो बेसिकली 13 चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा आंसर आ जाएगा। A rectangular pathway having width 4.5 and length 10 meter will have to be tiled using each packet of this contains this. So what will be the total cost of the tiles for the pathway? अब देखिए रेक्टेंगुलर पाथवे 4.5 इंटू 10 जब करेंगे तो एरिया आ जाएगा कितना 45 मीटर स्क्वायर, ठीक है। विल हैव टू बी टाइल्ड यूजिंग स्क्वायर टाइल ऑफ साइड 15 से 50 सेंटीमीटर, यानी कि 50/100 करेंगे तो 1/2 मीटर, यानी कि 1/4 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ द टाइल। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी रिक्वायरमेंट होगी, A डिवाइड बाई टी, दैट इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 1/4, यानी कि 45 इंटू 4, यानी कि 180 टाइल्स हमको रिक्वायरमेंट होगी, 180 टाइल्स की हमको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ईच पैकेट सच टाइल्स कंटेन्स 20 पीसेस, हमको चाहिए 180, तो टोटल पैकेट कितने हो जाएंगे हमारे पास 9 पैकेट्स, ठीक है। हमारे पास टोटल 9 पैकेट हो जाएंगे। एक पैकेट की कॉस्ट 100 रुपये है, तो 9 पैकेट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 900 रुपये। सिंपल सा आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। अ क्यूब ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट फ्रॉम अ स्फीयर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। बहुत ही सिंपल सवाल है। एक स्फीयर है, उसमें से हमने एक क्यूब को कट किया, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो भी हो सकता था हमने उसको कट किया, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। इसको आप ध्यान से एनालाइज करिए तो आपको पता चलेगा कि ये जो क्यूब है आपका, है ना, यहाँ पे जो ऐसा क्यूब बना हुआ है सम ऐसा कुछ कुछ, है ना। तो अगर आप ध्यान से इसको एनालाइज कर पाइए, थोड़ा सा एनालाइज करिएगा, तो जो क्यूब की बॉडी डायगोनल होती है ना, जो क्यूब की ऐसे बॉडी डायगोनल होती है क्यूब की, है ना, क्यूब के पास 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं, तो जो इसके बॉडी डायगोनल्स होते हैं वो बेसिकली कुछ नहीं है बल्कि डायमीटर ऑफ द स्फीयर है। यानी कि जो डायमीटर ऑफ द स्फीयर है, जो डायमीटर ऑफ स्फीयर है वो दैट इज इक्वल टू द बॉडी डायगोनल ऑफ द क्यूब, बॉडी डायगोनल ऑफ द क्यूब। सपोज हमने क्यूब की जो एज है उसकी लेंथ हमने a ली है, और डायमीटर ऑफ द स्फीयर तो 2r हो जाएगा, 2r, और हमने क्यूब की जो एज लेंथ है उसकी ए, तो जो उसका बॉडी डायगोनल का लेंथ होता है वो √3 होता है। अब ये सब आपको पता होना चाहिए पहले से। क्यूब का जो फेस डायगोनल होता है उसका लेंथ होता है √2 है, क्यूब का जो बॉडी डायगोनल होता है उसका लेंथ होता है √3 है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2/√3r, ठीक है। अब वॉल्यूम इसका निकालेंगे तो ए क्यूब कितना हो जाएगा मेरे पास 8 इंटू 3√3/r क्यूब, है ना, यानी कि 24√3/r क्यूब, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर पहले से हमको पता है 4/3πr क्यूब। अब हमको इन दोनों का रेशियो निकालना है, एक पॉइंट ये आ गया, दूसरा पॉइंट ये आ गया, तो हमको 1/2 करना है, ठीक है, 1/2। तो 24√3r क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3πr क्यूब, यानी कि 3/4πr क्यूब, r क्यूब अच्छा एक मिनट, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको देखिए फिर से देखिए। यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो 2r/√3 आएगी, सॉरी, तो ए क्यूब कितना आ जाएगा 8r क्यूब बाई 3√3, ये हमारे पास हो गया 1 और ये हमारे पास हो गया 2, तो 1/2 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8r क्यूब बाई 3√3 इंटू 3/4πr क्यूब, r क्यूब कैंसिल, 4 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 2/√3π, 2/√3π जो है मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो डायमीटर ऑफ द स्फीयर है दैट इज इक्वल टू बॉडी डायगोनल ऑफ द क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। If the ratio of the circumference of the base of a right circular cone of radius r to its height is 3:1, रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, यानी कि 2πr अपॉन h का जो रेशियो है वो कितना है 3:1, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस, व्हाट इज द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द कोन।
तो देखिए r बाई जो h है उसका रेशियो कितना आ जाएगा 3/2 पाई। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस। एरिया ऑफ द कर्व सरफेस होता है पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। तो पाई आर को वैसे छोड़ देते हैं, एल एल कैसे निकालेंगे, एल होता है आपका √r² + h², ठीक है। तो आर की अब हमको सारा के सारे टर्म्स हमको आर में दे रखे हैं, तो हमको यहाँ से एच क्या लिखेंगे 2πr/3 और इसी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे सो दैट वी कैन फाइंड आउट एल √r² + 4/9π²r²। तो r² बाहर आ जाएगा तो r अंडर रूट में 1 + 4π²/9 एंड दैट इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 9 + 4π²। यो और नीचे में 9 आ जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा। अब पाई इंटू आर इंटू एल, तो r/3 अंडर रूट में 9 + 4π², ये हो जाएगा। तो πr² इंटू 9 + 4πr² मतलब 4π²/3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसको करेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 98 सेंटीमीटर। स्क्वायर इज फॉर्म्ड आउट ऑफ द वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 98 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसकी जो लेंथ हो जाएगी कितनी हो जाएगी 2πr 14 इंटू 228 इंटू 22 उसकी लेंथ हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स। अब उसी वायर की जो लेंथ है, जो कि लेंथ ये है, हमने उसका स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर की जो वायरिंग बनेगी उसकी लेंथ विल बी इक्वल टू इसकी लेंथ। तो 4 इंटू साइड जो कर देंगे तो उसका पेरीमीटर आ जाएगा, ये स्क्वायर का हो गया, स्क्वायर की पूरी लेंथ हो गई टोटल लेंथ, और ये सर्कल की टोटल लेंथ हो गई। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 154 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, हमसे लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर ही पूछ रहा है, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 154 सेंटीमीटर। अब देखिए इन टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे a = b = c ले लेते हैं, p = q = r ले लेते हैं, ठीक है। हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक केस बना के इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चूंकि ये जनरल दिया हो तो आप कोई भी एक केस ले सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको प्रूव करने मत बैठ जाइएगा, ठीक है। इसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल से लेके प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि मैं इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल लूंगा तो जो भी मीडियन आएगा उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी √a² - a²। a = b = c को मैं सबको a के बराबर ही ले लेता हूँ और इसको मैं, ठीक है। तो p की जो मीडियन की लेंथ आएगी कितनी आएगी 3a² / 4 यानी कि √3a/2, ये आपकी मीडियन की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। नो, अब इन सब का ऑप्शन देखिए 2 × p + q + r, यानी कि 2 × p + q + r कितना हो जाएगा। तो इसका अगर p की ये वैल्यू है और p दैट इज इक्वल टू q दैट इज इक्वल टू r, तो इसका 3 टाइम हो जाएगा, ये आपका LHS हो गया, तो 3√3a। अब RHS देखिए तो ये 3 टाइम्स a + b + c की कुछ बात कर रहा है, तो 3 टाइम्स a। तो अब 3a और 3√3a में बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली 3√3a बड़ा है। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुई थोड़ी सी, 3 टाइम्स a + b + c है। अब a की वैल्यू a के बराबर है, b की वैल्यू a के बराबर, c की वैल्यू बराबर है, तो ये टोटल 9a हो गया ना। तो 3√3a और 9a में कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली 9a बड़ा है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर c है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पे भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे 3 और 4 के बीच में कंपेरिजन हो रहा है, तो 3 टाइम्स a + b + c अभी हमने देखा 9a के बराबर है, और 4 टाइम्स ये कितना हो जाएगा p + q + r कितना था 3√3a/2, और ये हमको यहाँ पे 4 दे रखा है, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6√3a। अब 6√3a और 9a में बड़ा कौन सा है, तो देख लेते हैं। 6√3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.73 × 6 8 1 3 4 10.38, तो ये वही है, सीधे 10.34a आ रहा है और ये 9a आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसको करेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है। इन टाइप के क्वेश्चंस में सीधे आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस बनाना है, वहाँ पे a = b = c करना है, सारी मीडियंस की लेंथ बराबर होंगे, सारे साइड्स की लेंथ बराबर होंगे, तुरंत आपको वैल्यूज मिल जाएगी और तुरंत आपको कंपेयर करके आगे बढ़ना है। इसको प्रूव करने मत बैठ जाएगा और नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आता है। What is the area of the largest circular disc cut from a square of side 2/√π units। देखिए ये होता है आपकी लार्जेस्ट सर्कुलर यूनिट, ऐसे जाएगी, जो इसका डायमीटर होगा वो उसका जो स्क्वायर का साइड होगा वही सर्कल का डायमीटर होगा। तो ये क्या है बेसिकली, ये इसका डायमीटर है,
डायमीटर इज दिस, सो रेडियस कितना हो जाएगा 1/√π यूनिट्स, 1/√π यूनिट्स हो जाएगा रेडियस। तो वो कितना हो जाएगा एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 1/π, पाई से पाई कैंसिल, तो 1 स्क्वायर यूनिट जो है हमारा मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर इज 50 स्क्वायर यूनिट्स, लेंथ ऑफ द डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर, तो डी स्क्वायर डी इंटू डी, तो डी स्क्वायर की वैल्यू 50 है, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी √25, सॉरी 5√2, अगर ये 5√2 है तो ये कितना हो जाएगा, अगर डायगनल 5√2 है तो साइड कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली 5 हो जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 यूनिट्स। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल बॉक्स इज 352 स्क्वायर सेंटीमीटर, विद हाइट इज 10, व्हाट इज इट्स डायमीटर, तो 2πr h प्लस आर, टोटल सरफेस एरिया 352 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 44/7 इंटू आर, या फिर 2r को वापस ले लेते हैं तो 2r आपका डायमीटर ही हो जाएगा, नहीं तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 10 प्लस आर इज इक्वल टू 352, तो 11 से 4 2 8 56, तो r इंटू 10 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 56, दैट मीन्स आर स्क्वायर प्लस 10r माइनस 56 इक्वल टू 0, आर स्क्वायर प्लस 14r माइनस 4r माइनस 56 इक्वल टू 0, आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4। चूँकि हमसे डायमीटर पूछा है तो ध्यान रखिएगा हमेशा रेडियस और डायमीटर में कभी कभी ओवरलुक हो जाता है, रेडियस 4 आया है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अ स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव द सेम पेरीमीटर, अगर स्क्वायर की साइड को s ले लें और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को a ले लें तो 4s इज इक्वल टू 3a। नाउ इफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 6√2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, सॉरी व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 6√2, अगर डायगोनल ऑफ द स्क्वायर 6√2 है तो उसकी साइड कितनी हो जाएगी 6, सभी को पता है, तो अब यहाँ पे 6 हो गई तो 24, तो 24 इज इक्वल टू 3 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी आ जाएगी 8, एरिया पूछा है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर कितना होता है 64, यहाँ से कटा 16, तो 16√3 जो मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड इंटरनली बाय अ स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ लेंथ ए एंड एक्सटर्नली पासिंग थ्रू द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, ये मेरे पास स्क्वायर है, मेरे पास यहाँ पे एक ऐसे सर्कल है जो कि इससे पास कर रहा है, ठीक है। हमसे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड इंटरनली बाय अ स्क्वायर, यानी कि यहाँ से बाउंडेड किया हुआ है ऑफ साइड लेंथ ए एंड एक्सटर्नली बाय अ सर्कल पासिंग थ्रू द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, तो यानी कि हमसे ये लेंथ इसका एरिया पूछ रहा है, ठीक है। ये जो मैं यहाँ से ग्रीन से शेड कर रहा हूँ इसका एरिया पूछ रहा है, तो मैं एक का एरिया निकालूंगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बिकॉज द सिस्टम इज सिमेट्रिक एज ओवरऑल, ठीक है। अगर इसकी साइड लेंथ ए है तो इसका जो डायगोनल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा √2 है, ठीक है। तो नहीं तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि पूरे स्क्वायर के एरिया में से इसके पूरे सर्कल के एरिया में से इसका माइनस कर दें, तो अगर ये आपका जो डायगोनल है उसकी लेंथ √2a है तो सिर्फ इतनी की लेंथ कितनी हो जाएगी जिससे कि हम सर्कल का रेडियस निकाल पाएँ a/√2, तो πa²/2 जो है पूरे सर्कल का एरिया हो गया माइनस a², इस पूरे स्क्वायर का एरिया, तो ये हमको मिल जाएगा रिमेनिंग पोर्शन, तो a² को यदि मैं कॉमन ले लूँ, है ना, a² को मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा मेरे पास π-2/2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, इन द फिगर गिवन बिलो XA एंड XB आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल इफ एंगल AXB इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड AC इज पैरेलल टू XB, then what is angle ACB equal to, देखिए अगर मैं इसके सेंटर से यहाँ से एक ऐसे बनाऊँ और एक ऐसे बनाऊँ तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, चूँकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये दोनों लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो पूरा एंगल है ये वाला ये 130 डिग्री होगा, ये ऑलरेडी 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, वैसे इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ये अगर 50 डिग्री है ये 90 है
तो ये वाला एंगल 90 हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना होगा 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 5 230, तो 360 माइनस 230 कितना हो जाएगा 130, यानी कि जो ये वाला एंगल है वो 130 डिग्री है। अगर मैं यहाँ से एक कॉर्ड बनाऊँ ऐसे, तो आपको प्रॉपर्टी याद होगी कॉर्ड ए बी, the angle subtended by the chord at the center is double the angle subtended by it at any point on the circumference, यानी कि जो एंगल यहाँ पे होगा उसका ट्वाइस एंगल इसके सेंटर पे होगा, और ट्वाइस हमको दे रखा है कितना 130, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65 डिग्री। ठीक है, in the figure given below PQR are parallel and L and M are true transversals. Consider the following. Which of the above statements are correct? तो देखिए इसको, अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ये क्वेश्चन छोड़ने लायक है। ठीक है, ऐसा कुछ करना नहीं है। अब देखिए हम यहाँ पे कुछ करेंगे अभी। नाउ विल कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू द लाइन सी एफ, मतलब हम इस जो लाइन सी एफ है यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ऐसे डालेंगे। ठीक है, लेट इट मीट बी, मतलब इस वाली लाइन को यहाँ पे कहीं मीट कर रहा है और सी एफ को पी पे मीट करता है। ठीक है, नो सिमिलरली परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पे हम ऐसे डालेंगे। ठीक है, बी ई को वो आर पे और सी एफ को वो एस पे मीट कर रहा है। नो इन ट्राइंगल ए बी ओ, है ना, इस वाले ट्राइंगल ए बी ओ में और ट्राइंगल ए सी पी में ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सबको पता चल रहा है क्योंकि दोनों राइट एंगल है और ये एंगल दोनों में इक्वल है। तो ट्राइंगल ए बी ओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं, ट्राइंगल ए बी ओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी पी। ठीक है, तो हम यहाँ पे रेशियो लिख सकते हैं क्या, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ए पी, है ना, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ए पी। नाउ इन ट्राइंगल डी आर ई एंड ट्राइंगल डी एस एफ, तो ट्राइंगल डी आर ई इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्राइंगल डी एस एफ। ठीक है ना, बिकॉज एंगल डी जो कॉमन है और एंगल डी आर ई और एंगल डी एस एफ दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, डी ई अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी एस। ठीक है ना, डी आर अपॉन डी एस। पैरेलल लाइन्स आर इक्वली स्पेस्ड, पैरेलल नो these parallel, since parallel lines are equally spaced, therefore AO is equal to DR, AO is equal to DR, AO is equal to DR and AP is equal to DS, AP is equal to DS। ठीक है, तो हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि AB अपॉन AC is equal to DE अपॉन DF। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन डी एफ। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए बी अपॉन ए सी हमारा जो है वो ए ओ अपॉन ए पी है, और ए ओ अपॉन ए पी जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा यहाँ से, तो ए ओ अपॉन ए पी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी एस एंड डी आर अपॉन डी एस इज इक्वल टू डी ई अपॉन डी एफ, डी ई अपॉन डी एफ। ठीक है, बस हो गया। तो ए बी अपॉन ए सी इज इनडायरेक्टली इक्वल टू डी ई अपॉन डी एफ, तो हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अब दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरे वाले पे यदि कंटिन्यू करें तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि ए बी अपॉन ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन ए सी माइनस ए बी इज इक्वल टू डी ई अपॉन डी एफ माइनस डी ई, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब कि दोनों सेम ही रेशियो में रहेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, है ना। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल डी आर ई, मतलब वही है कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी माइनस ए बी कितना हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन डी एफ माइनस डी, कितना हो जाएगा, डी ई अपॉन ई एफ। ठीक है, तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ। देयरफॉर ई एफ को इधर ले आते हैं, तो ए बी क्रॉस ई एफ इज इक्वल टू बी सी को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, डी ई क्रॉस बी सी, ये बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट भी सही है और वन वाला स्टेटमेंट भी सही है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन बिलो, ए डी इज इक्वल टू डी बी एंड ए ई इज इक्वल टू ई सी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इफ एल इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो ये l by 2 हो जाएगा, ये l by 2, ये l by 2 और ये l by 2। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, रूट 3/4 इंटू एल स्क्वायर, इस पूरे का एरिया। ठीक है,
माइनस दिस स्क्वायर एरिया। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे यहाँ पे, है ना, मिड पॉइंट थ्योरम। इफ द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इफ द लाइन विच इज जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट, मतलब कि अगर ये एल है तो ये भी l/2 हो जाएगा। तो यानी कि जो ट्रायंगल ADE है वो भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बस उसका एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 l/2 स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 l स्क्वायर माइनस l²/4, तो ये कितना हो जाएगा 3l²/4 इंटू √3/4 दैट इज इक्वल टू 3√3l²/16। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, इफ द गिवन फिगर एसपीटी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अगर ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये भी 90 माइनस अल्फा होगा। तो इस पूरे ट्राइंगल OPQ में जो एंगल POQ है उसका सम और इन दोनों का सम यानी कि 180 माइनस 2 अल्फा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया, तो एंगल POQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 अल्फा। ठीक है, लास्ट वाले सवाल पे आते हैं, क्या बोल रहे हैं हमसे, इन द फिगर गिवन बिलो 2 इक्वल कॉर्ड्स कट एट पॉइंट P इफ AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 10, यानी कि दो कॉर्ड्स हैं कट कर रही हैं पॉइंट P पे एंड OC इज इक्वल टू 13 एंड PB इज इक्वल टू 3। ओके, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ OP। अगर AB की वैल्यू 10 है, CD की वैल्यू भी 10 है, दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो और PB की वैल्यू 3 है, तो यदि PB की वैल्यू 3 है तो AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, तो उसी हिसाब से DP की वैल्यू भी 3 हो जाएगी और PB की वैल्यू भी 7 हो जाएगी, राइट। अब देखिए मैं यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, इस पर एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ जिससे कि ऐसे बन जाए। ठीक है, देखिए जब भी हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप ऐसे करेंगे तो वो इस पूरे कॉर्ड की लेंथ को आधे में बांटेगा। अगर मैं इस पॉइंट को बोलूँ F, तो जो मेरा DF है दैट विल बी इक्वल टू FC। सो कॉर्ड की लेंथ कितनी है 10, तो इन दोनों की लेंथ कितनी हो जाएगी 5 और 5, तो DF की लेंथ यदि 5 हो गई तो यहाँ से PF की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 3 है और ये पूरा 5 है, तो PF की लेंथ कितनी हो जाएगी 2, है ना। अब ये लेंथ हो गई 2 और PC की लेंथ कितनी है 7, तो CF की लेंथ कितनी हो जाएगी 5। अब CF की लेंथ हो गई 5, OC की लेंथ हो गई 13, तो OF की लेंथ कितनी हो जाएगी √13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आप देख सकते हो दैट विल बी इक्वल टू 12। नाउ OF की लेंथ हो गई 12, PF की लेंथ हो गई 2, है ना, OF की लेंथ हो गई 12, PF की लेंथ हो गई 2, तो OP स्क्वायर कितना हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए ट्रायंगल OPF में कितना हो जाएगा 144 प्लस 8, सॉरी 144 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 148 का अंडर रूट, तो 148 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 37 इंटू 4 दैट विल बी इक्वल टू 2√37। तो इसी के साथ हम यहाँ पे जो 2018 का जो फर्स्ट पेपर है उसका दोनों पार्ट यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और इसी के साथ आपने देख लिया कि कितने सारे मेंसुरेशन के क्वेश्चन आए, कितने सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चन आए, किसमें कितने इंप्रूविंग करनी है, कहीं कहीं पे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एग्जांपल लेके लगाया, तो कहीं पे हमने स्टैटिस्टिक्स का बहुत इस्तेमाल किया, कहीं पे हमने पाई चार्ट देखा, तो कहीं पे हम ज्योमेट्री देख रहे हैं, तब हम सब बेसिकली एंगल्स में खेल रहे हैं। तो इसी के साथ हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप इसको रिवाइज करते रहिए, जहाँ पे भी आपको डाउट आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके देखिए, कहीं पे भी आप अटक रहे हैं तो उस वीडियो को दोबारा से उस पोर्शन को दोबारा से एनालाइज करिए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।